SGX निफ्टी से भी अच्छे हैं। निकुंज हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। एटलीस्ट पिछले 2 दिनों में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि एक जो डर था मार्केट में वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और अब ऐसा लगता है कि RBI की कमेंट्री हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड। तो आप कैसे देख रहे हैं इस समय मार्केट को? फिर देखिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि 2 दिनों से जो बाजार आया है, मुझे फिर फीडबैक आ रही है, PCR को ठीक करनी पड़ेगी, कि 2 दिन से जो मार्केट में उछाल आया है वह उछाल काफ़ी बढ़िया था। किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार को या पिछले शुक्रवार को या फ्राइडे को कि इस प्रकार का उछाल शेयर बाज़ार में आएगा। सो तकनीकी तौर में आप शेयर बाज़ार में एक अच्छा उछाल आया है। हालांकि FI की जो फिगर थी कल भी नेगेटिव थी, उसके बावजूद हमने देखा शेयर बाज़ार के अंदर उछाल आया है। पिछले 2 दिनों से मार्केट खुले हैं और ऑलमोस्ट डेज हाई पे बंद हुए हैं। यह चक्र हमने, यह पैटर्न हमने मंगलवार को देखा था, यह पैटर्न हमने वेंसडे को भी देखा था। तो एक बात तो जाहिर है कि इस मार्केट के अंदर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, DI की बाइंग है और FI जितना बेच रहे हैं वो इस समय अच्छे खासे तरीके से अब्जॉर्ब हो रहा है। मगर जो स्पष्ट होकर एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है मिहिर, और हम काफ़ी दिनों से इस ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि आपको बैंकों पे नज़र रखनी चाहिए, आपको बैंकों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी 1 महीने का अगर आप चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो वह अभी भी नेगेटिव में है। कल की अगर हम रैली को भी ऐड कर दें और कल की चेंज को भी अगर हम ऐड कर दें तो अभी भी बैंक निफ्टी 1 महीने के अंदर 7 से 8% नीचे है। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई, अगर आप इकोनॉमी पे बुलिश हैं और फिनटेक्स की वैल्यूएशंस को लेकर के जो एक ओवर हाइप चीज़ें जो हो रही थी, वो पेटीएम के इशू के बाद वहाँ पे भी कंप्रेशन आया है। तो अगर आप इकोनॉमी पे बुलिश हैं, केपेक्स रिकवरी आ रही है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग चालू हो रही है, बैंकों के नतीजे भी ठीक ठाक आए थे, वेल्थ इफेक्ट की वजह से रिटेल स्पेंडिंग का जो चक्र है वह भी इस समय ठीक हो रहा है, तो बैंक्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? और मेरा मानना यह है कि तकनीकी फैक्टर है। तकनीकी फैक्टर ये है बिकॉज FIs आर सेलिंग। FIs ओन क्या करते हैं? लार्जली बैंक्स। FI जो अपने इंडिया में निवेश करते हैं वो लार्जली बेंचमार्क डोमिनेटेड निवेश करते हैं। बेंचमार्क डोमिनेटेड निवेश ये होता है जी, निफ्टी के अंदर 35% फाइनेंशियल का वेटेज है, तो प्राय सब FI पोर्टफोलियोज के अंदर जो FI जो फाइनेंशियल्स का वेटेज है वो 30 से 40% के बदले में। अगर इतनी सेलिंग आ रही है तो आप वही बेचेंगे जो आप ओन करते हैं, बैंक्स ओन कर रहे हैं, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक तकनीकी तरीके से, तकनीकी कारणों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि इस लेवल पर बैंकिंग की जो सेलिंग है ओवर ड्यू है और इन शेयरों पे नज़र रखनी चाहिए। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ICICI बैंक ऊपर गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर गया है, HDFC बैंक में भी हमने देखा था एक पकड़ आई थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैसिव आउट परफॉर्मेंस इस साल दिया है। राइट निकुंज, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर जो टेंशन्स है वो ईज आउट हो रही हैं, रिलीफ रैली हम ग्लोबली देख रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी हमें बाउंस बैक हुई है, लेकिन WHO की एक स्टेटमेंट भी आई है कि भले ही बड़े कंसर्न्स ना हो लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकती है क्योंकि ऑलरेडी 57 कंट्रीज में पेनिट्रेट ये हो चुका है। आपको लगता है कि यहाँ पर शायद फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि जिस तरह से सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मा स्पेस में भी कल और उससे पहले भी हम देखें तो एक अच्छा बाउंस बैक उस स्पेस में भी देखने को मिला। आपको लगता है कि कोविड पोर्टफोलियो या नॉन कोविड पोर्टफोलियो में भी एक बार फिर से नजर और रिविजिट करने की जरूरत है यहाँ? जब प्रियंका, आपको याद हो जब पहली बार हमें पता लगा था कि एक नया वायरस वेरिएंट आया तो हमने फार्मा स्टॉक्स की बात करी थी। हमने दर्शकों को बताया था कि कौन सी कंपनीज है जिनका कोविड पोर्टफोलियो है, जैसे सिप्ला जैसी कंपनी है या फिर नैटको फार्मा है या फिर जिन भी कंपनीज़ के अंदर कोविड की जो ड्रग्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मगर अगर आप केवल मेडिकल न्यूज़ को एनालाइज करें, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, WHO क्या बोल रहा है और हमें किस प्रकार की मेडिकल अपडेट आ रही है। मेडिकल अपडेट ये आ रही है कि ये जो प्रभाव रहेगा इसका प्रभाव कम रहेगा, हालांकि स्प्रेड ज़्यादा रहेगा। अभी तक ऐसे कोई बड़े केसेस नहीं आए हैं या ग्लोबली हमने कोई बहुत खबर नहीं सुनी है कि हॉस्पिटल बेड्स फुल हैं, रेमडेसिविर जैसी दवाओं की शॉर्टेज हो रही है या फिर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। तो भगवान ना करे और फिंगर्स क्रॉस्ड कि यह वेरिएंट ज़्यादा नहीं फैले, मगर जब ये फैलेगा तो उस समय हमें पता लगेगा कि किस प्रकार की मेडिसिन यूज़ में आ रही हैं, क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इस समय काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप याद हो जब फर्स्ट वेव आई थी तो पहले हम मेडिसिन की बात करते थे HCQ, अब उस मेडिसिन की हम बात नहीं करते, हम दूसरी मेडिसिन की अब इस समय बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो फार्मा में अपडेट रहेगी वो इसमें
आपको न्यूज़ पर ही लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें फार्मा शेयर आपको नहीं खरीदने चाहिए ये सोच करके कि ये वायरस का प्रभाव ज़्यादा आएगा, और जो सेकेंड वेव के समय में हमने देखा था कि इस मेडिकेशन की शॉर्टेज है, वो मेडिसिन की शॉर्टेज है, उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए। वह गलती ना करें, बिकॉज सिचुएशन अभी इवॉल्विंग है, एंड लेट्स होप कि इस बार कुछ कठिनाई नहीं हो और फार्मा कंपनी और दवाइयों की ज़रूरत और शॉर्टेज नहीं हो। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ जिसमें अभी आपको सुन भी रहा था, आप कह रहे थे कि थोड़ा बैंकिंग में आगे अभी आप और तेज़ी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी हाई से भी हम थोड़ा नीचे हैं। तो ये जो 600 पॉइंट की निफ्टी के अंदर तेज़ी आई है और बैंक निफ्टी करीब 1000-2000 पॉइंट अभी 1000-1500 पॉइंट बढ़ा है, एक नए इन्वेस्टर्स को जो अपना पोर्टफोलियो चर्निंग अभी कर रहा है, थोड़ी बैंक में वेटेज अपनी बढ़ा दे क्या? जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा फार्मा में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें लेकिन बैंकिंग अच्छा लग रहा है, तो वेटेज के हिसाब से थोड़ी चर्निंग करके बैंकिंग में वेटेज बढ़ाए अपनी। डिम्पी, देखिए बैंकिंग के अंदर डिपेंड कर रहा है कि आपकी वेटेज कितनी है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को अगर आप देखें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस समय बाय एंड लार्ज फाइनेंशियल्स के अंदर 30 से 35% एक्सपोजर है। निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल्स का जो कंट्रीब्यूशन है करीब 35% है। अगर आप एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो आपका 30 या फिर 30 से 35% के आसपास वेटेज रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट व्यू। पर अगर जो हम वेटेज की बात, जो हम फार्मा के, जो हम बैंकिंग में रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो मैं नियर टर्म रिकवरी की बात कर रहा हूँ, लेट्स से फ्रॉम हियर टू बजट या बजट के आसपास। बिकॉज मुझे लगता है कि एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर इस तरीके से अंडर परफॉर्म नहीं कर सकता है जब आपका जो आउटलुक है वो काफ़ी बुलिश है। और अगर इन्फ्लेशन भी आती है तो इनिशियली, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित नहीं है, मगर इन्फ्लेशन भी आती है तो इनिशियली इन बैंक्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इनकी जो डिपॉजिट्स हैं काफ़ी लो रेट्स पर हैं और इनकी जो लेंडिंग है वह काफ़ी अच्छे रेट पे होगी। तो मेरे को लगता है एक तो तकनीकी तौर से अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के, वैल्यूएशंस को लेकर के और एक इकोनॉमी की पोजीशन को लेकर के बैंक्स पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मगर चेतावनी इज़ नॉट द राइट वर्ड, एक मैं सलाह और एक मैं शायद अपना व्यू इस समय अगर शेयर करूं तो मेरे हिसाब से बैंक्स में, बड़े बैंक्स में ही रहिए। देखिए, एक टेम्पटेशन होती है जी, आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है इस समय 680-690 से बढ़ के 750 हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है 60% ऊपर है। तो टेम्पटेशन ये होती है जी, बड़े बैंक्स बढ़ चुके हैं, छोटे बैंक्स में अब जाना चाहिए। वह अभी ना करें, बड़े बैंक्स में ही रहिए, बिकॉज बड़े बैंक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ है, बैलेंस शीट है, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन है और उनके अंदर इस समय कस्टमर बेस हो रहा है। कोविड के बाद क्या हुआ है, कोविड के बाद डिम्पी हमने देखा है जो कस्टमर है इस समय, जो अब डिपॉजिट कस्टमर है वो बड़े बैंक्स के पास जा रहा है, वो बड़े ब्रांड्स के पास जा रहा है। बड़े बैंक्स टेक्नोलॉजी इनेबल कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने शुक्रवार को बोला था कि वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन कर रहे हैं। एचडीएफसी की टेक्नोलॉजी बेहतरीन है। तो छोटे बैंक्स भले वो प्राइवेट हों, पीएसयू हो, क्या वो बड़े बैंक की बैलेंस शीट, क्या वो बड़े बैंक की टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, क्या वो बड़े बैंक जैसी लेंडिंग कर सकते हैं? जी नहीं। और इस समय बड़े बैंक महंगे नहीं हैं, तो जब अच्छी बड़े बैंक सस्ते वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं तो व्हाई टू कॉम्प्लिकेट लाइफ। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया निकुंज आपका व्यू शेयर करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि रुझान अच्छा बना रहे मार्केट में। हमारे साथ अब